like a Hellcat. Hi, good morning friends. Now today we are going to discuss the new chapter that will be the budget. Right? Every year the Finance Minister of India presented the budget and you should know the meaning of budget first. So first of all we are starting from the meaning of the budget. Budget is a estimated expenditures and estimated receipt का एक statement होता है. Means budget is a statement of estimated expenditure and estimated receipt of the government. अब एस्टिमेटेड वर्ड आया तो एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है. जैसे घर का कोई बजट बनाते हैं शादी का फंक्शन का, तो अमाउंट उसमें एस्टिमेटेड अमाउंट लिया जाता है. उसमें रिसिप्ट का अमाउंट और पेमेंट का अमाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. इसलिए ये चीज ध्यान रखने वाली है कि बजट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. अब आ जाते हैं कि बजट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट में सबसे पहली चीज आ जाती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, हमने कंपोनेंट और एलिमेंट के नाम से ये क्वेश्चन आएगा, टाइप में मत समझ लेना इसको. कंपोनेंट क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं बजट के. तो पहले अब होता है कंपोनेंट आपका रेवेन्यू बजट और दूसरा कंपोनेंट होता है आपका कैपिटल बजट. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू बजट क्या होते हैं. रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है ना. एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट और एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा रेवेन्यू बजट. अब आते हैं हम कैपिटल बजट पर. तो इन कैपिटल बजट एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस स्टेटमेंट. ठीक है ना. कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी एस्टिमेटेड लिखे जाते हैं जो कि कैपिटल बजट में. तो कैपिटल एस्टिमेटेड कैपिटल रिसीप्ट एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स विल बी रिकॉर्डेड हियर. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू बजट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल बजट, तो यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए. दिस वन इज द कंपोनेंट, दीज टू आर द कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू बजट. फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट. और यहाँ पर जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैपिटल बजट में क्या होता है कि कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम जब लिखते हैं तो ये दो इसके कंपोनेंट हो गए. अब ब्रीफली अगर बात समझ में आ गई हो आपकी तो फिर एक बार हम इस चीज को रिवाइज करना चाहेंगे. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड there are two component of the budget. First one is the revenue budget and second one is the capital budget. Now revenue budget is again further divided into two part. दो component उसके भी हैं. वो उसमें क्या है कि revenue receipt लिखे जाते हैं और revenue expenditures लिखे जाते हैं. ठीक इसी तरह कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट लिखे जाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखे जाएंगे. यहां तक का पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा. राइट. अब रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू विल डिफाइन द रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. जो रिकरिंग नेचर की आपकी रिसीप्ट होती है गवर्नमेंट की और रिकरिंग नेचर के बार बार होने वाले जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं और जो इनकम होती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आती है. तो जब हम यहाँ पर गौर से देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट की बात कर लें चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लें, रेवेन्यू रिसीप्ट में जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूं टैक्स. टैक्स गवर्नमेंट को रिसीव होता है रिसीव. ठीक है ना. तो टैक्स मिलने के बाद
क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ती है? नो। तो पहले पॉइंट है रेवेन्यू रिसीव्स आर दोज रिसीव्ड विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, इज इट क्लियर? और ना ही उनके कोई एसेट में डिक्रीज होगा, नाइदर लीड टू द रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका मेन फीचर है। अगर आपको डिफाइन करना है तो इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि रेवेन्यू रिसीव्स आर दोज रिसीव्स विच नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी, राइट, और डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पर। हाँ, हम बात कर रहे थे टैक्स की। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द अनदर पर्सन। जैसे इनकम टैक्स है, हमारे ऊपर लगाया जाएगा, हमको पे करना पड़ेगा, राइट, डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर सेल्स टैक्स, वेट टैक्स, जीएसटी की बात की जाए तो लगता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर और घूम फिर के उसका बर्डन आ जाता है कंज्यूमर, जो लास्ट अल्टीमेट कस्टमर होता है, उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, जीएसटी लगाते हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, वो धीरे धीरे डाइवर्ट होके धीरे इधर हमारे ऊपर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने टीवी बनाई है, टीवी पर टैक्स लग गया, लेकिन वो पे कौन करेगा? हम करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden will be shifted from that person to whom these taxes are imposed। इनके ऊपर इन्हें लगाया गया है, उसके ऊपर ये बर्डन शिफ्ट हो जाए, उसके ऊपर से बर्डन शिफ्ट होकर दूसरे पर पहुंच जाता है, इनडायरेक्ट हो गया। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल दे दिया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। जीएसटी इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स। पॉइंट क्लियर? मैं भी इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको और बना के दूंगा। अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। अब टैक्स में गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट होती है वो टैक्स रिसीप्ट के थ्रू भी आती है, जो हमने डिस्कस कर ली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट में क्या आ जाएगा भाई? नॉन टैक्स रिसीप्ट में आ जाएगा आपका फीस, फाइन्स, पेनल्टीज। ये कंपलसरी पेमेंट नहीं है। टैक्सेस आर द कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं हर हालत में। अगर हमने घर खरीदा है तो हमको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना ही देना है, वो आपका क्या हो गया, राइट। रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो आपको देनी है। गाड़ी खरीदी है, रजिस्ट्रेशन की फीस आपको देनी है, तो ये फीस हो गया, नॉन टैक्स है। टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये टैक्सेस हैं। लेकिन जब फीस की बात करें, आप किसी कार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, दैट इज द नॉन टैक्स रिसीप्ट। फीस हो गए, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई, दीज आर द नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, काय में खर्च कर रही है? डेली रेगुलर बेसिस पर, रिकरिंग नेचर में। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पे करती है गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने के बाद क्या उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है? नो। नेक्स्ट मंथ में फिर वो लायबिलिटी खड़ी रहेगी, नहीं खड़ी रहेगी ना। तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच विल नॉट डिक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका एक पहला फीचर हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि इसको पैसा तो खर्च हो रहा, ना तो लायबिलिटी कम हो रही गवर्नमेंट की और ना ही एसेट बढ़ रही। ये इसके दो फीचर हो गए, राइट। अब आ जाते हैं हम कैपिटल रिसीप्ट के ऊपर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता क्या है कि मान लीजिए आपने लोन का पेमेंट किया या कोई एसेट खरीदी। एसेट खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर लोन का पेमेंट किया, लॉन्ग टर्म लोन का, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये दोनों काम करने से, लोन का पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज होगी और
एसेट खरीदने पर आपकी एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एनी एसेट और डिक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब आते हैं कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट में जैसे आपने लोन बोरो किया तो कैपिटल रिसीप्ट में आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई एसेट सेल कर दी तो उससे भी जो पैसा मिलेगा वो भी आपका कैपिटल रिसीप्ट में आता है। तो बात आ जाती है कि कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट विच विल आइदर डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है वहां पर। Is it clear? Okay, thank you. Have a nice day and wait for the next video. We will in which we will make the comparison of the capital receipt and revenue receipt and capital expenditure and revenue expenditure. Thank you.